हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर सेकंड पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आप लोगों को चैप्टर सेकंड पढ़ाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 1 एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। और आज का ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैक्रो का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमें नेशनल इनकम को कंप्यूट करना है, उसके जो जितने भी बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो पहले आप जान लीजिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशंस एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिप्रिशिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पढ़ना है और इसी के बेसिस पे आप चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे में लगा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग सुनते आते हैं कि जो हमारे देश का बाउंड्री होता है उसके अंदर का जो भी क्षेत्र होता है, जो भी एरिया होता है, उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा टेरिटरी होता है जहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री। इट इज द टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट within which persons goods and capital circulate freely। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा टेरिटरी या एरिया होता है जो कि हमारे देश का पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, जो बाउंड्री बना हुआ रहता है और इसके अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए और यहाँ पे जितने भी पर्सन है, गुड्स है, कैपिटल, इनका जो सर्कुलेशन हो हमारे इकोनॉमी में वो फ्रीली हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी चीजों को हम लोग एड ऑन करते हैं तब जाके यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी को और क्लियर से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इट्स ऑल्सो इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे देश का शिप है, हमारा मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री का शिप्स है, एयरक्राफ्ट है, वो किसी दूसरे कंट्री में भी चल रहा है, वहां पे रन कर रहा है, तो वो एरिया भी अपने लिए डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर इंडिया का कोई क्राफ्ट है, शिप है, वो अदर्स कंट्री के बीच में रन कर रहा है, अदर्स कंट्री में जा रहा है, तो वो एरिया अपने देश के लिए क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री ही डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता, इसके अलावा भी हमारे देश का अगर कोई एयरक्राफ्ट हुआ, शिप हुआ, किसी दूसरे देश पे वहां पे काम कर रहा है, तो वो एरिया भी अपने लिए डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। सेकेंड है फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखिए फिशिंग वेसल्स जो मछली पकड़ने का काम होता है, या नेचुरल गैस निकालना हुआ, या क्रूड ऑयल निकालना हुआ, ऐसे कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि किसी एक कंट्री के रेसिडेंट्स का वो होता है, होल्ड करता है और उसको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होता है ताकि वो इंटरनेशनल वाटर में भी काम कर पाए। तो वो एरिया अपना डोमेस्टिक एरिया कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। इंटरनेशनल वाटर्स क्या होता है? जो हमारे जैसे ये सोचिए इस तरीके से इंडिया है और यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो कुछ हद तक जो एरिया होता है वो अपने देश का होता है, लेकिन अगर उस बाउंड्री के बाहर हम कहते हैं, मतलब समुद्र की ही हम बात कर रहे हैं, तो उस बाउंड्री के बाहर जो भी सीमा होता है वो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसिडर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे ये इंडिया का पेनिनसुला और नीचे इंडियन ओशियन है, तो यहाँ तक तो अपना डोमेस्टिक आता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़े से डिस्टेंस में अगर जाएंगे तो वहां पे अगर इंडिया कोई फिशरमैन यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर पे फिशिंग कर रहा है, तो वो एरिया हमारे लिए क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। मतलब हम जहाँ पे इंडियंस के जो भी सिटीजन है, नॉर्मल रेसिडेंट जो है इंडिया के, वो अगर नॉर्मली कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने कंट्री से हट के कहीं दूर करते, तो वो एरिया डोमेस्टिक एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, embassies consulted and military establishment of a country located abroad।
जैसे हमारे देश के कुछ एम्बेसीज होते हैं, जैसे कि कुछ सरकारी काम होता है दूसरे कंट्री में, हमारे कंट्री के लोग वहाँ पे होते हैं, या फिर कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता है, तो वो एरिया हमारे देश का इंडियन टेरिटरी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए, सोचिए ये इंडिया है और ये है रशिया, तो रशिया में एक जितने एरिया में या जिस जगह पे इंडिया का एम्बेसीज है, ये इतना हो जाएगा हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी। और वही वाइसे वर्सा, अगर हमारे देश में रसिया का एम्बेसीज है, तो ये एरिया अपना डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा, तब ये किसका कहलाएगा, वो रशिया का कहलाएगा। तो यहाँ पे कहने का ये सेंस है कि अगर हमारे देश का एम्बेसीज अदर कंट्रीज में है, तो वहाँ का वो एरिया हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन एम्बेसीज इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर रशिया में कोई है हमारा एम्बेसीज है, तो वो पार्ट हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। तो ये बात समझ में आए कि डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर ही नहीं होता है, जिसमें हम 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे। अगर हमारे देश का शिप एयरक्राफ्ट है किसी अदर कंट्री में वो रन होता है, तो वो एरिया अपने लिए क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। अगर हमारे इंडिया का कोई फिशरमैन है और वो इंटरनेशनल वाटर में फिशिंग कर रहा है, तो वो भी एरिया अपना डोमेस्टिक हो जाएगा। और अगर अदर कंट्री में हमारे इंडिया का एम्बेसीज है, तो वो एरिया हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। तो कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो हमारे देश में है, लेकिन हम उसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। पहले तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बता दी कि अगर हमारे देश में फॉरेन कंट्री का एम्बेसीज है, तो वो हमारे देश में होते हुए भी वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, एम्बेसीज कंसल्टेड एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन देश का हमारे देश में है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर हमारे देश में यूएन का कोई भी ऑर्गन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर हमारे देश में है, तो वो भी हमारे देश का टेरिटरी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। इट रेफर्स टू an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। तो यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी देश में रहता भी है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी करता है, जैसे कमाना, खर्चा करना, ये सारे एक्टिविटी भी अगर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, और जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 4 से ज़्यादा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, चैप्टर 3 में बहुत नॉमिनल टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अगर हमारे देश में बाहर से कोई घूमने के लिए आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टूरिस्ट एंड विजिटर होगा। इसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने देश में कमाते हैं और हमारे देश में आके खर्चा करते हैं सिर्फ घूमने के पर्पज से। दैट मीन्स कि ये नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे। सेकेंड, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री के जितने भी एम्बेसीज हमारे देश में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा। और उसमें अगर फॉरेन कंट्री के जो भी स्टाफ है या एम्प्लॉयज है, उनको भी हम लोग यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जो उनके एम्बेसीज के लिए काम कर रहे हैं, वो तो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO etc. are not considered as normal resident of the country in which they operate। अगर यूएन में भी जितने भी स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो भी अगर यहाँ पे कार्यरत है, काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉडी के अंतर्गत आ जाएगा, हमारे देश का नॉर्मल डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा। और एक बात आप याद रख सकते हैं कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी रहता है, कमाता है, खर्चा करता है, उसी को हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। फोर्थ है,
एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी वही है कि अगर एम्प्लॉय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तो वो भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स, तो सीजनल वर्कर्स समझते क्या होता है, जो सीजन होता है तो हमारे देश में आते हैं, कमाते फिर चले जाते हैं, मीन्स कि साल भर वो नहीं रहते, तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। जो क्रू मेंबर होते हैं जो फॉरेन वेसल्स के, जैसे फॉरेन कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट हो गया, उसके क्रू मेंबर्स हमारे देश में अगर आते हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। कमर्शियल ट्रैवलर्स जो भी आते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, सेल परचेस करने के पर्पज से, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे border workers who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो जैसे हम बहुत सारे बॉर्डर है, जैसे कि बांग्लादेश और यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है, तो वहाँ के अगर उस बॉर्डर के पास कोई रहता है, जैसे कि हमारे देश में भारत में अगर कोई वर्कर बॉर्डर के पास है और वो बॉर्डर को डेली क्रॉस कर करके वो दूसरी जगह पे जाके कमा के फिर अपने घर वापस आ रहा है, तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट का बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति जो जहाँ पे रहता है वहीं पे पैसे को अर्न करे और वहीं पे पैसे को एक्सपेंड करे, तो ही वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स, इसको समझेंगे। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिक और रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो सिटीजनशिप ये एक लीगल प्रोसीजर से बाय बर्थ यहाँ पे लोगों को सिटीजनशिप मिलता है, या फिर कुछ लीगल प्रोसीजर करने के बाद सिटीजनशिप मिल सकता है। जैसे अगर आप यूएसए में जा रहे हैं तो आप वहाँ के रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कुछ लीगल प्रोसीजर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट है सिटीजनशिप में, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न अ कंट्री ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। कोई भी अगर जन्म लेता है तो बाय बर्थ वो उस कंट्री का सिटीजनशिप पा लेता है। ठीक है, और रेसिडेंटशिप क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन। तो ये रेसिडेंटशिप कौन होता है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि जहाँ रहता हो, कमाता हो और खर्चा करता हो, उसी को हम लोग रेसिडेंटशिप कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइजेस फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉज अलाउ हिम टू बिकम इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा व्यक्ति जो देश के बाहर रहता है और हमारे देश में आता है और यहाँ पे अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, और गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देता है कुछ लीगल प्रोसीजर करने के बाद, तो वो यहाँ का सिटीजनशिप हो सकता है, मतलब लीगल कार्रवाई होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रेसिडेंटशिप के लिए क्या होता है, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री if he resides in the country for more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country। तो वो 1 साल से ज़्यादा रहे और उसका जो भी है कमाने का जरिया हो, खर्चा करने का जरिया, वो उसी कंट्री में ही हो, तो उसको हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और रहा नोट्स, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अगर बोलेंगे तो इसका मैं पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। नोट देख लेते, अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। तो ये हो सकता है, नॉर्मल से बात है। जैसे अगर आप इंडिया में जन्म लिए हैं तो आप इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे, लेकिन आप यूएसए में रह के वहाँ पे कमा रहे, खर्च कर रहे, सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी उस वहाँ पे कर रहे, अमेरिका में कर रहे, तो आप फिर वहाँ के रेसिडेंट कहलाएंगे। तो एक टाइम पे एक इंसान एक कंट्री का सिटीजनशिप हो सकता है और अदर कंट्री का रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो देखिए इनकम मतलब जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। ठीक है, अब ये इनकम आपको बायलेटरल भी मिलता है, यूनिलेटरल भी मिलता है, विच मीन्स बायलेटरल का मतलब अगर आपने कुछ दे के पैसा कमाया तो वो आपका हो जाएगा बायलेटरल इनकम। ठीक है, दो तरफा काम हो रहा है। और यूनिलेटरल जो होता है आपने कुछ नहीं दिया और आपको कमाई हो गया, तो उसको यूनिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया जाता है। क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज जो होता है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ इनकम कहते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं क्या है, बायलेटरल है। ठीक है, ये बायलेटरल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट
रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। तो यहाँ पे ऐसा इनकम होता है जहाँ पे आपको कुछ नहीं देना पड़ता है ना करना पड़ता है, आपको ऐसे ही पैसा मिल जाता है, ऐसे इनकम आपका जनरेट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। दिस इंक्लूड्स इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे इस टाइप के इनकम में दोनों आते हैं, नेशनल इनकम भी आता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो ये दोनों इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे ना तो नेशनल इनकम को लिया जाता है, ना ही डोमेस्टिक इनकम को लिया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट्स एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कमाया जाता है। एंड इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ रिसीव होता है, प्राप्त होता है, आप रिसीविंग करते हो बट आप कुछ दे रहे नहीं हो। फोर्थ पॉइंट है, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। ये पहले ही मैंने बता दिया कि ये आपको कैसे मिलता है, जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं उसके बदले में आपको इन रिटर्न ये सब मिलता है। क्या मिलेगा, अगर आप लैंड दे रहे हो तो आपको इनकम में रेंट मिलेगा, लेबर है तो वेजेस मिलेगा, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरप्राइज है तो प्रॉफिट मिलेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ इनकम। इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। इस तरीके का जो इनकम होता है वो जनरली रिसीव होता है गवर्नमेंट के थ्रू और हाउस होल्ड के थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू कैसे, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, पेंशन हो गया, तो यहाँ पे कोई सर्विस नहीं देता लेकिन उसको इनकम मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। हाउस होल्ड, जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स है बाहर रहते हैं, वो हमारे लिए क्या करे, गिफ्ट भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल पे देखिए यहाँ पे वही दिया है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसको समझेंगे, ये टर्म्स आपको ये सारे टर्म्स बहुत ही बेसिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली होके कमेंट मेंशन करिए, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है जो क्या होता है, बिल्कुल रेडी होता है कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, फाइनल गुड्स refers to those goods which are used either for consumption or for investment। तो कंजम्पशन जो होता है ना वो हाउस होल्ड करता है, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फर्म करता है। तो ये हम लोग इकोनॉमी के 4 सेक्टर पढ़े थे, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर है, कंजम्पशन मतलब कि हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म। तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी होते हैं किसके लिए, कंजम्पशन के लिए या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, ऐसा गुड्स जो कि रीसेल करने के लिए हो, मतलब कि बेचने के। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, या तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कहीं से बना बनाया गुड्स खरीद रहे हैं और उसको अगर बेच रहे हैं तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो ऐसा रॉ मटेरियल जिसको आप यूज कर रहे फर्दर प्रोडक्शन में उससे सेम ईयर में ही, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। मतलब कि इस गुड्स का यहाँ पे दोबारा यूज होता है। और ये कैसा गुड्स होगा, या तो आप सेल करेंगे मतलब रीसेल करने के लिए कोई गुड्स हो उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, या फिर आपको प्रोडक्शन करने के जिस रॉ मटेरियल का यूज करते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। दे आर इंक्लूड्स इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो गुड्स है इसमें जितने भी पैसे इंक्लूड रहते हैं उसके थ्रू हम लोग नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों को इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे ना तो हम लोग नेशनल इनकम और ना ही डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड हुआ रहता है, ठीक है। तो दे आर नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। थर्ड पॉइंट है, दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। तो ये और एकदम पूरा फिनिश गुड्स होता है, तैयार रहता है, जिसको कि इसके यूजर्स यूज करते हैं। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब यहाँ पे क्या, ये रेडी करने के लिए यूज नहीं होता है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड किया जाता है, तब जाके इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब ये जो गुड्स होते हैं ना, सोचिए अगर मेरा ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे गुड्स बन गया, और बन के जब ये फैक्ट्री से निकल गया मतलब बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स कहेंगे। और लेकिन इसके साथ जस्ट उल्टा है, ये बाउंड्री के अगर अंदर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, एक बार अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, मिल्क परचेस्ड बाई हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेस्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे
अगर हाउस होल्ड मिल्क परचेस कर रहा है कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल गुड्स हो गया। अगर कोई कार खरीद रहा है, कोई कंपनी कार खरीद रहा है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे वही मिल्क अगर डेयरी शॉपकीपर लेता है, मतलब जो दूध का आइटम बनाता है वो खरीद लेता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस मिल्क का मिठाई बनाएगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा, देन उसको बेचेगा, ठीक है। ये हो गया, वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगा, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। आई होप आपको समझ में आए कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी टू कंज्यूम होते हैं बाय द कंज्यूमर और बाय द इन्वेस्टर्स, और इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो अभी भी उसमें वैल्यू ऐड करना बाकी होता है, जैसे कि कुछ रॉ मटेरियल्स हो गए, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज सिमिलर है, ध्यान से समझिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखिए कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो अभी हम लोगों ने ये फाइनल गुड्स पढ़ा है ना, तो फाइनल गुड्स को दो ग्रुप में हम लोग बांट सकते हैं। इसी को एक कंजम्पशन गुड्स कहेंगे, एक कैपिटल गुड्स कहेंगे। अगर कंज्यूमर खरीदता है फाइनल गुड्स को तो उसको कंजम्पशन गुड्स कहेंगे, और वही अगर कोई इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदते उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बेचना नहीं होता, उसका पर्पज होता है बिजनेस में एंगेज करके उसको रखना, ठीक है, और उससे प्रॉफिट अर्न करना। तो यहाँ पे वही सेम बात लिखा है कि फाइनल गुड्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक कंजम्पशन गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। कंजम्पशन गुड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। तो हम लोग कंजम्पशन गुड्स को भी फर्दर 4 भागों में बांट सकते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है। एक ड्यूरेबल गुड्स होता है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, लंबे समय तक चलने वाले गुड्स ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, आपके ड्यूरेबल गुड्स में आ जाते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं जो साल भर चल जाते हैं, और मतलब लंबे समय तक नहीं चलते लेकिन कुछ साल तक टिक जाते हैं, उसको हम लोग सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, जैसे क्रॉकरी का आइटम्स हो गया, यूटेंसिल हो गया, कपड़े हो गए, ये सब। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हो गया, जो ज्यादा समय तक नहीं टिकता है, जो जल्दी खराब हो जाए, पेरिसेबल मतलब सड़ जाए, उसको हम लोग कहते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, तो ये आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। और फोर्थ है सर्विस, जो कि इंटेंजिबल फोर्स होता है। तो ये चारों जो होते हैं कंजम्पशन गुड्स के अंदर आते हैं, और ये कौन यूज करता है, कंज्यूमर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, कंजम्पशन गुड्स, दिस गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू डिमांड किए जाते हैं, जो जो उनके नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, सच गुड्स सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांडेड। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल गुड्स भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, तो उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। और ये गुड्स जो होता है ना, इन्वेस्टर्स मतलब कि कंपनी का मालिक कंपनी के लिए क्या करता है, खरीद के बिजनेस में लगाता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर हम लोग बात कर लें कि अगर कोई सिलाई मशीन, जिसको स्विंग मशीन कहते हैं, वो अगर एक हाउस होल्ड खरीदेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। लेकिन वही अगर मशीन कोई टेलर खरीदेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता, ये भी ध्यान दीजिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ रॉ मटेरियल या ऐसे गुड्स जिसको रीसेल करने के पर्पज से रखा जाता है, उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो आपके बिजनेस में इंगेज होके आपको प्रॉफिट अर्न कराता है, ठीक है। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये जो कंजम्पशन गुड्स है ना, ये कंज्यूम हो जाता है, इसमें से कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी जनरेट नहीं होता है। लेकिन ये कैपिटल गुड्स क्या होता है, ये राइज करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। अगर मशीन मैंने लगा लिया तो उससे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। तो देखिए जितने भी कंजम्पशन गुड्स होते हैं ना, ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ने के बाद उनका एक लिमिटेड लाइफ होता है, मतलब एक्सपायरी डेट होता है, जैसे कि 1 साल 2 साल चलो उसके बाद एक्सपायर कर गया, तो ये कंजम्पशन गुड्स के एक्सपायरी डेट भी होते हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ भी होता है। कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो इसका क्या होता है, ज्यादा समय तक कैपिटल गुड्स टिकने वाला गुड्स होता है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। इस चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। अब इसके कुछ ही टॉपिक बचे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।